नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल इंग्लिश विद विकास झा में। आज के सेशन में हम केवीएस के मॉक टेस्ट सेट नंबर 6 को करने जा रहे हैं, जिसमें कि आपको पता है कि टोटल 10 एमसीक्यूज होंगे और जो कि आपके ग्रामर के डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड होंगे। एंड आई होप कि आपको यह सेशन जो है ना काफी बेनिफिट पहुंचाए। जो आपकी तैयारी चल रही है केंद्रीय विद्यालय के लिए, वो आपके लिए फलीभूत हो। तो चलिए बिना देर के हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है मोर देन वन कैंडिडेट डैश डिसक्वालिफाइड ड्यू टू लैक ऑफ डॉक्यूमेंट्स। कहता है मोर देन वन, ये हमारा एक फ्रेज है और इसके बाद हम जानते हैं कि एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है, जो कि आपको दिख रहा है। और इस फ्रेज के साथ हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन और साथ ही साथ हम सिंगुलर वर्ब का चयन करते हैं। ठीक है ना। अब जितने भी आपके ऑप्शन है उसमें अगर आप देखें तो ये वर है हमारा प्लूरल, आर है हमारा प्लूरल और हैव है हमारा प्लूरल। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहां से किस किस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने आ सकता है। एक तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट में यहां वर्ब प्लूरल डाल देगा। दूसरा हो जाएगा, आपसे पूछेगा कि भैया इसका आपको बताना है वॉइस, मतलब ये एक्टिव वॉइस का है या पैसिव का है। ठीक है ना, ये आपको बताना है। तो जब देखेंगे कि आप बी के बाद V3, अर्थात यहां पे बी मतलब क्या है, बी बीन बीइंग इज एम आर वॉज वर, कोई भी हो सकता है। तो आप देखेंगे कि यहां पे की बात की जा रही हैज बीन डिस्क्वालिफाइड। तो बिन के बाद हम देख रहे हैं डिस्क्वालिफाइड, जो कि वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इसकी बात की जा रही है। अर्थात ये पैसिव वॉइस का है। क्लियर है। साथ ही साथ और चीज को समझना है। अब देखेंगे ड्यू टू जो है ना, ये एक प्रीपोजिशन के रूप में काम करता है। ये हमारा एक डबल प्रीपोजिशन है। ठीक है ना। लैक ऑफ और ड्यू टू के बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम नाउन का प्रयोग करते हैं, ये ध्यान रखना है। मैं इसलिए बता रहा हूं, जब आप कंजंक्शन वाले पार्ट में चलेंगे तो वहां पे देखेंगे ड्यू टू, बिकॉज, इस तरह के शब्द से आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की जाएगी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है हैड ही वर्कड हार्डर ही डैश द एग्जामिनेशन। अब देखेंगे यहां पे इफ के जगह पे आपने क्या कर दिया, हैड से सेंटेंस की शुरुआत की है। इट इज ए काइंड ऑफ कंडीशनल सेंटेंस। अब देखेंगे यहां पे जो हमारा कंडीशन जो बताया जा रहा है जिस क्लॉज के द्वारा, उसे हम बोलते हैं कंडीशनल क्लॉज। ठीक है ना, ये हमारा होगा कंडीशनल क्लॉज। क्लियर है। अब देखेंगे यदि कंडीशनल क्लॉज में आप देख रहे हैं पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट के लिए क्या है, यहां देख रहे हैं हैड है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तब देखेंगे जो हमारा जो ये रिजल्ट क्लॉज है, यहां पे हम देखेंगे कि हमारा वुड प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा। ये इसलिए कि देखेंगे वुड प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म जो है, वुड जो है विल का पास्ट फॉर्म है, तो हमने देखा पास्ट में है इसलिए हम पास्ट फॉर्म में रख रहे हैं। यहां पे देख रहे हैं परफेक्ट स्ट्रक्चर है, हैज या हैव या हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म परफेक्ट टेंस के लिए प्रयुक्त होता है। तो हमने देखा यहां पे भी हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ये बेस फॉर्म इसलिए आया चूंकि ये मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के बाद हम क्या करते हैं, बेयर इन्फिनिटिव, अर्थात विदाउट टू हम वर्ब के बेस फॉर्म का प्रयोग करते हैं। क्लियर है। अर्थात आपका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, देखेंगे वुड प्लस क्लियर, यहां पे V1 है, इसका तो नहीं होगा। वुड प्लस हैव प्लस V3, अर्थात ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है आइडेंटिफाई द एरर सेगमेंट। अब आपको क्या करना है, ये जो आपका एक सेंटेंस है जिसके कुछ पार्ट्स को अलग कर दिया गया है और आपको उस पार्ट का चयन करना है जिसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि है। क्लियर है। सो योर सेंटेंस वुड बी The teacher along with his students were attending the seminar. अब देखेंगे कि हमारा रियल सब्जेक्ट ये है। क्यों? क्योंकि देखेंगे एक सब्जेक्ट यहां है और दूसरा हमारा है हिज स्टूडेंट्स, और इन दो सब्जेक्ट्स को जोड़ा गया है along with से। तब यहां रूल निकल के आता है कि यदि दो सब्जेक्ट्स with, together with, along with, besides, एज वेल एज इस तरह के शब्द से जुड़े हों तो रियल सब्जेक्ट जो होता है हमारा पहले वाला होता है, क्योंकि ये जो है ना जिनसे इसको जोड़ रहे हैं ना, वो इनके बाद जो आने वाला हमारा जो सब्जेक्ट होता है ना, वो लेस इंपॉर्टेंट होते हैं, उतना महत्व तो नहीं रखते हैं। क्लियर है। जिसके कारण से हम इसको अपना रियल सब्जेक्ट मानेंगे और ये हमारा सिंगुलर फॉर्म में है, जिस कारण से हम देखेंगे वर का नहीं वॉज का प्रयोग होना था। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है सी हैज नो टेस्ट डैश क्लासिकल म्यूजिक बट हैज ग्रेट इंटरेस्ट डैश पेंटिंग। अब यहां पे क्या करना है, आपको दो जगह ब्लैंक्स हैं, इनको भरना है एक ऐसे ऑल्टरनेटिव के माध्यम से जिसके दोनों ऑप्शन सही हो जाएं।
अब देखेंगे कि यहां पे कौन सा प्रीपोजिशन आएगा। टेस्ट फॉर का मतलब होता है किसी चीज की रुचि होना, लेकिन वहीं पे टेस्ट के साथ हम फॉर का प्रयोग करते हैं और रुचि दिखाने के लिए हम इंटरेस्ट का भी प्रयोग करते हैं, और इंटरेस्ट अपने साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन इन लेता है। अर्थात अब आपको ऐसे पेयर का चुनाव करना है जिसमें फॉर और इन दोनों हो जाए। अब देखेंगे कि जितने भी आपके सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में ये कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। क्लियर है? अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा कहता है ही इज सीनियर देन मी बाय 2 years। कहता है कि वह जो है ना मुझसे 2 साल बड़ा है। ठीक है ना? अब देखेंगे यहां पे बात की जा रही है सीनियर होने की, और सीनियर अपने साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन टू लेता है, ना कि देन लेता है। तो यहां क्या हो जाएगा, ही इज सीनियर टू मी बाय 2 years। अब यहां देखना है कि ये प्रीपोजिशन है, जिस कारण से हम देखेंगे कि यहां पे ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग किया जा रहा है। अर्थात कौन सा पार्ट आपका गलत हो जाएगा जिसमें इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है, तो दैट इज देन इट मस्ट बी रिप्लेस्ड बाय टू। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर ए जो है यहां पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट कहता है द लाइट्स आर ऑफ दे डैश गॉन आउट। कहता है लाइट्स जो है ना, जो बल्ब्स है ना वो ऑफ है। मतलब क्या, यहां पे अनुमान लगाया जा रहा है। ठीक है ना? और स्वाभाविक सी बात है, लाइट्स ऑफ है तो आपका अनुमान कैसा होगा, यहां पे पक्का वाला होगा। तो उस स्थिति में हम किसका प्रयोग करेंगे, मस्ट हैव, शुड हैव, कुड या मे का। तो देखेंगे इस स्थिति में मस्ट हैव का प्रयोग करते हैं जहां पे आपको क्या है, सर्टेनिटी दिखाना हो। जहां पे आपको सर्टेनिटी दिखाना हो उस सेंस में हम क्या करते हैं, मस्ट हैव का प्रयोग करते हैं। और वहीं शुड हैव का प्रयोग करते हैं कोई चीज जो हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ है, कोई चीज जो एक्सपेक्टेड था और अभी तक नहीं हुआ है, इस स्थिति में हम क्या करते हैं, शुड हैव का प्रयोग करते हैं। और देखेंगे कि कुड या मे जो है इसके बाद हम वर्ब के बेस फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अर्थात आपका ये दोनों ही गलत हो जाएगा, चूंकि हम यहां देख रहे हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है ईच ऑफ द प्लेयर्स फॉरगॉट डैश आइडेंटिटी कार्ड। कहता है कि ईच ऑफ द प्लेयर्स, कहता है कि हर एक प्लेयर, प्रत्येक प्लेयर, जितने भी प्लेयर थे उनमें हर एक की बात की जा रही है, सेपरेटली बात की जा रही है, इंडिविजुअली बात की जा रही है। वे लोग क्या कर दिए, भूल गए। क्या भूल गए, तो अपने आइडेंटिटी कार्ड को। अब कहता है यहां पे आपको पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग करना है कि इस सब्जेक्ट के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे। आप देखेंगे कि ईच हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में कार्य कर रहा है, जो कि हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। क्लियर है? और देखेंगे कि जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके लिए जो हम पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे वो भी हमारा सिंगुलर होना चाहिए। ठीक है ना? यहां पे प्रोनाउन एडजेक्टिव के बीच के संबंध को समझेंगे। ये हमारा ऑप्शन नंबर ए प्लूरल है। अब देखेंगे हिज का प्रयोग आप तब करेंगे जब मैस्कुलिन जेंडर का हो, लेकिन क्या है, मैं बताऊं आपको कि नाउअडेज क्या है कि जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा देने के लिए, जेंडर बायसनेस को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, हिज और हर दोनों का चयन करते हैं। दोनों आपके ऑप्शन में उपलब्ध रहते हैं। हाँ, कोई ऐसे पैसेज रहता जहां पे सिर्फ लड़कों की बात की जा रही है जिससे कि यह जेंडर ओरिएंटेशन का पता चल जाए, तो उस सेंस में आप हिज का प्रयोग करेंगे, या फिर लड़कियों की बात की जा रही है तो हर का प्रयोग करेंगे। ये ध्यान रखना है आपको। क्लियर है? अर्थात यहां पे आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है पीपल बिलीव दैट ही वॉज बिट्रेड बाय हिज ओन फ्रेंड्स। लोगों का ऐसा मानना है कि उसको अपने दोस्तों ने ही क्या किया, बिट्रे किया, धोखा दिया। ठीक है ना? आप देखेंगे इसका क्या करना है, आपको पेसिव बनाना है। क्लियर है? अब पेसिव बनाने की आवश्यकता है तो पहले पूरे सेंटेंस को पढ़ लिया आपने। अब यहां देखेंगे कि लिखा गया है वॉज बिट्रेड, बिट्रेड, वॉज बिट्रेड, जो कि बी प्लस V3 का एक फॉर्म है। अर्थात ये ऑलरेडी हमारा पेसिव में है। अब आपको उस पार्ट का सिर्फ पेसिव बनाना है जिसका कि नहीं बना हुआ है। तो कहता है पीपल बिलीव, लोग विश्वास करते हैं क्या, तो इस चीज भी, तो ये पूरा ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य कर जाएगा। अब देखेंगे बिलीव जो है हमारा वर्ब का पहला फॉर्म है, बिलीव जो है हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इज या एम या आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा। तो देखेंगे कि किस पार्ट में आपको ये दिख रहा है कि मतलब बिलीव के साथ ये हो। कहता है इज बिलीव्ड, इज बिलीव्ड, वॉज बिलीव्ड, इज बिलीव्ड। सबसे पहले आप वॉज वाले को खत्म कर देंगे क्योंकि यहां टेंस चेंज हो रहा है। अब देखेंगे कि यहाँ पे पीपल बिलीव कर रहा है, मतलब यहाँ सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और जब हम देखते हैं कि एक्टिव वॉइस का जो हमारा सब्जेक्ट है वो कोई इंडिफिनिट प्रोनाउन है या पीपल है, पुलिस है, तो उसको हम ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं मेंशन करते हैं। ठीक है ना? अर्थात देखेंगे ये ही कहां से आ गया, ही का तो प्रयोग होगा नहीं। चलिए, तो ऑलरेडी आपका एलिमिनेट हो चुका है। अब देखेंगे इस स्थिति में कहते हैं इट इज बिलीव्ड का प्रयोग करेंगे। तो कहता है इट इज बिलीव्ड, ठीक है, दैट
ठीक है, ही इज आपने यहां क्या किया, यहां जो पास्ट में इसको प्रेजेंट में कर दिया, इसलिए खत्म हो गया आपका। दूसरा देख लेते हैं, इट इज बिलीव्ड दैट ही हैज बीन, फिर आपने क्या किया, यहां हमारा पास्ट इंडेफिनिट में है, आपने इसको प्रेजेंट परफेक्ट में कर दिया, आपने फिर इसका टेंस चेंज कर दिया, अर्थात एकमात्र जो बचा यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। एक चीज ध्यान रखना है, जब कभी भी आप नरेशन बना रहे हो या फिर किसी भी प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो, तो वहां पे ध्यान रखना है आपको कि उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, उसका टेंस चेंज नहीं होना चाहिए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है, ही वर्कड हार्ड, उसने काफी कठिन मेहनत की, ही कुड नॉट सक्सीड। अब सबसे पहले इन दोनों के बीच के संबंध को समझने का प्रयास करेंगे। कहता है, यहां पे कहता है कि भाई उसने काफी मेहनत की, और यहां कहता है वो सफल नहीं हो सका। ऐसा नहीं लग रहा कि ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, ये एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आप कहेंगे यस सर। तो जब हम कॉन्ट्रास्ट की बात करते हैं तो ये एंड का प्रयोग नहीं करते। एंड हमारा है क्यूमुलेटिव कंजंक्शन। इसका सीधा सा अर्थ होता है कि दो चीजों को, दो फैक्ट्स को, दो ओपिनियंस को, दो इक्विवेलेंट चीजों को ये जोड़ देता है। ये इक्विवेलेंट नहीं है। इक्विवेलेंट इसलिए नहीं है यहां पे क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत का फल अच्छा मिलना चाहिए था, लेकिन यहां उसके विपरीत स्थिति को व्यक्त कर रहा है। अर्थात हम ऑप्शन नंबर बी का चयन करेंगे, जो कि एक प्रकार का हमारा एडवर्जेटिव कंजंक्शन है। एडवर्जेटिव का काम है क्या, कि वो एक जो स्टेटमेंट है उसका एडवर्स रिजल्ट को एक्सप्लेन करता है, एक ऐसे आउटकम के साथ आता है जो पहले वाले स्टेटमेंट के एकदम विरोध का हो। ठीक है, अर्थात ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो से हम आप क्या करते हैं, कारण बताते हैं, और बिकॉज के भी द्वारा हम कारण का स्पष्टीकरण देते हैं। लेकिन इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है, जब कोई आपका रिजल्ट पहले आपने मेंशन किया और बाद में उसके बारे में बता रहे कि क्यों हुआ, तब हम बीच में बिकॉज का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब आप पहले कारण बता देते हैं किसी चीज के होने का और बाद में उसका रिजल्ट या आउटकम की बात करते हैं, तब हम उस स्थिति में सो का प्रयोग करते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है, द मैनेजर्स एक्सप्लेनेशन साउंडेड प्लॉजिबल बट लैक्ड रियल डैश। कहता है कि मैनेजर का जो एक्सप्लेनेशन जो था, उनका जो स्पष्टीकरण जो था, वो प्लॉजिबल लगा। प्लॉजिबल का मतलब क्या है, कमेंडेबल। कोई भी चीज जो प्रशंसनीय है, मतलब उसने जो भी एक्सप्लेन किया कोई भी चीज है वो बड़ा ही प्रशंसनीय लगा, प्रशंसा जैसा लगा। लेकिन बट जो है ना, यहां पे क्या है, मैंने अभी बात की थी एडवर्जेटिव कंजंक्शन की, तो बट इज ए काइंड ऑफ एडवर्जेटिव कंजंक्शन, जो कि पहले वाले के स्टेटमेंट से दूसरे के बीच के कॉन्ट्रास्ट को दिखाने का काम करता है। क्या है, लैक्ड। लैक करना मतलब क्या है, यहां पे कोई भी चीज जिसकी कमी है। रियल, कोई भी चीज रियल नहीं है, वहां पे बात की जा रही है उस चीज की। अब आपको इनमें से उसका चयन करना है जो इस सेंटेंस को कंप्लीट बना दे। कहता है, लैक्ड रियल ऑथेंटिसिटी, जेनरोसिटी, ह्यूमिलिटी या ब्रेविटी। सबसे पहले आपको इन सभी शब्दों के अर्थ को समझना होगा। ऑथेंटिसिटी का मतलब होता है जेन्युइननेस से, ट्रूथफुलनेस से। तो आप देखेंगे कि कोई भी व्यक्ति जो एक्सप्लेन कर रहा है, तो आपको लग रहा है ना कि भाई एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन वो क्या है, रियल नहीं है। मतलब इस बात की ऑथेंटिसिटी नहीं है कि वह जो प्रशंसा कर रहा है वास्तव में ऐसा है। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर ए यहां पे करेक्ट हो जाएगा। वहीं पे देखेंगे कि जेनरोसिटी का मतलब होता है काइंडनेस। मतलब इसका प्रयोग करते हैं जब आप किसी के प्रति अपनी उदारता को प्रकट करते हैं। तो यहां पे उदारता की बात नहीं, यहां पे ऑथेंटिसिटी की बात हो रही है कि उसने जो भी प्रशंसा की है वो वास्तविकता में ऐसा नहीं है, रियल ऑथेंटिसिटी नहीं है। क्लियर है। देखते हैं, ह्यूमिलिटी का मतलब होता है मोडेस्टी। मतलब यहां पे मोडेस्टी की बात क्यों होगी, एक्सप्लेनेशन से मोडेस्टी का कोई संबंध नहीं बन रहा है, अर्थात ये भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है ब्रेविटी। ब्रेविटी का मतलब होता है क्या, कोई भी चीज जो शॉर्ट स्पान का है, वो लघुता जिसे आप बोलते हैं, अर्थात इसकी भी आवश्यकता नहीं है। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, मैं आशा करता हूं कि आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी, और आज के सेशन के लिए इतना ही बस। और नेक्स्ट सेशन में और डिफरेंट टाइप्स के हम क्वेश्चंस लेके आएंगे, और हाँ, आगे के सेशंस में आपके अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें कि मैं कोशिश कर रहा हूं कि 10 एक ही टॉपिक पे आ जाए, ताकि आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस हो सके। और मैं आशा करता हूं कि आपके लिए यह सेशन जो है आज का काफी हेल्पफुल साबित होगा। अगर ऐसा है तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। चलिए, टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट, हैप्पी लर्निंग एंड कीप इवॉल्विंग। थैंक यू सो मच।